हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र। ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है सामाजिक विज्ञान के विषय को आसान बनाने के लिए। इसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, सिर्फ हरियाणा बोर्ड में 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। पहले आपको सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ वो करवाए जाएंगे। तो होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद। तो अगला अध्याय हम आपकी पाठ्यपुस्तक आर्थिक विकास की समझ से कवर कर रहे हैं। अध्याय का नाम है विकास और आपकी पाठ्यपुस्तक में यह है 8 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम इस चैप्टर का जो लास्ट हेडिंग है विकास की धारणीयता वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो 7 हेडिंग्स हैं इस चैप्टर के वो आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट करवा दिए गए थे। तो आज आपको ये इसका लास्ट जो हेडिंग है वो आपको करवाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी हेडिंग से आते हैं, धारणीयता से। अब ये धारणीयता का अर्थ क्या है, अगर इसको हम समान भाषा में समझने की कोशिश करें, धारण का मतलब क्या है? कोई चीज हम लिए हुए हैं, हमने वो ले रखी। अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी इतने मनुष्यों का जो भार है वो सहन कर रही है। लेकिन जैसी हमारी विकास की दिशा है, गति है, क्या इस विकास की दिशा और गति से हमारी पृथ्वी इस विकास और हमारी जो जनसंख्या है उसका जो भार है वो कब तक सहन कर पाएगी? यानी कि वो हमारी इच्छाओं, विकास को कब तक धारण कर पाएगी, सहन कर पाएगी, उठा पाएगी? अगर हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाए, हमारी जो विकास की गति है वो भी कौन सी हो? असस्टेनेबल, यानी कि अनसस्टेनेबल का मतलब क्या होगा कि जिसको पृथ्वी धारण न कर पाए तो थोड़े दिनों में क्या होगा, इसकी जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जैसे आजकल कोविड-19 के समय में जो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो पृथ्वी का अंत आ गया। क्यों आ गया अंत? कि हम पृथ्वी के ऊपर ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार क्यों कर रहे हैं? पर्यावरण प्रदूषण। तो जो हमारे विकास की जो दिशा है वो क्या उत्पन्न कर रही है? पर्यावरण प्रदूषण। तो इस पर्यावरण प्रदूषण से जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो क्षमता है इस पर्यावरण प्रदूषण को सहन करने की वो खत्म होती जा रही है। और एक ऐसा समय आएगा अगर हमने अपनी इस गति को नहीं बदला तो पृथ्वी हमारे बोझ को सहन, हमारी जो सभ्यता है, मानव जाति है, उसके बोझ को ये सहन नहीं कर पाएगी। तो इसी चीज को देखते हुए जो विभिन्न राष्ट्र हैं और जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने इस धारणा को विकसित किया। कौन सी को? धारणीयता को। इसके ऊपर सोच विचार किया लोगों ने, देशों ने, राष्ट्रों ने, बुद्धिजीवियों ने, कि अगर हमें लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना है, मानव जाति को लंबे समय तक यहाँ जिंदा रहना है, तो हमें अपनी विकास की दिशा को बदलना पड़ेगा, उसके स्वरूप को बदलना पड़ेगा। उसको क्या बढ़ाना पड़ेगा? धारणीय, कि जो लंबे समय तक जारी रह सके। तो ये कब आया? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसका नाम दिया गया। इसमें लगभग सभी देशों ने भाग लिया और ये कहाँ हुआ? ब्राजील कहाँ है? साउथ अमेरिका में एक बड़ा देश है ब्राजील। तो उसके रियो डी जनेरो, तो यहां पर इस सिटी में ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। और उस पे ज्यादातर लोगों ने या ज्यादातर राष्ट्रों ने इस चीज पर सहमति जताई
कि हमें अपने विकास के रूप को, स्वरूप को बदलना पड़ेगा, उसको क्या बनाना पड़ेगा, धारणीय। तो इसकी डेफिनेशन भी दी गई कि धारणीय विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए संसाधनों की कमी नहीं करता। यानी कि आज हम जो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, अगर उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को खत्म कर देंगे तो क्या होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां यहाँ पर जीवित नहीं रह पाएंगी। तो इसी को केंद्र बिंदु बनाकर धारणीय विकास को आगे विकसित किया गया। उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे भारत में भूमिगत जल या खनिज। जैसे भारत में क्या लगाई जाती है, धान की फसल लगाई जाती है। तो हम आज अपनी पीढ़ी के लिए धान की फसल ज्यादा से ज्यादा लगाकर भूमिगत जल को क्या कर देंगे, धीरे धीरे जो हमारा भूमिगत जल है वो नीचे चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो जब ये समाप्त हो जाएगा तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो जल कहां से लेके आएंगी, वो अपनी आवश्यकताओं के लिए। यानी कि आने वाली पीढ़ियां हमारी धान की फसल नहीं लगा पाएंगी क्योंकि हमने उनके लिए क्या कर दिया, संसाधन खत्म कर दिए। तो यानी कि बेचारे वो तो चावल खा ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से हम खनिज का भी उदाहरण ले सकते हैं कि कोयला, उसके बाद तेल और जो दूसरे खनिज हैं, अगर हम उनका प्रयोग आज ज्यादा करते चले जाएंगे, हमने इतनी गाड़ियां बनाई हुई हैं, हमारी जो मोटर गाड़ियां हैं, कार, रेल, ट्रक, ये सभी चल रहे हैं, तो हम अगर आज उस सारे तेल को समाप्त कर देंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो किस प्रकार अपने संसाधनों को, अपने साधनों को चलाएंगी, अपनी कारों को चलाएंगी। तो हम इसके बारे में अभी सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे यहाँ पर जीवित रह पाएंगे। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए धारणीयता के ऊपर जोर दिया जा रहा है। एक उदाहरण आपको और दिया गया था इससे पिछले वाले लेक्चर में कि एक देश के एक कंपनी को ठेका मिला दूसरे देश की कंपनी से कि एक जो जहाज है, ठीक है, वो केमिकल से भरा हुआ जहाज है और उसको क्या करना है, उसको डिसमेंटल करना है, यानी कि तोड़ना है, क्योंकि वो पुराना हो चुका था और उसमें केमिकल भरे हुए थे। तो एक अफ्रीका देश की कंपनी ने ये ठेका लिया और उसने अपने देश में जाकर उस कचरे को अपने आसपास के इलाके में फैला दिया। तो अब उस कचरे से वहां के जो नागरिक हैं, वो कई हजार नागरिक बीमार पड़ गए, उनको हॉस्पिटल्स में भर्ती करना पड़ा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, सिर्फ एक कंपनी का फायदा हुआ कि उसने लाभ कमा लिया, लेकिन उस लाभ कमाने से कितने लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा, हजारों लोगों को। तो क्या ऐसे विकास को हम लंबे समय तक जारी रख पाएंगे? क्योंकि जब हमारे आसपास इसी वर्तमान पीढ़ी का ही नुकसान हो रहा है और वो जो कचरा है वो 1-2 साल में तो समाप्त होने नहीं वाला, वो क्या पता कचरा आने वाली पीढ़ियों को भी इसी प्रकार से प्रभावित करे। तो यहाँ पर एक आपको नर्मदा आंदोलन का वो दिया गया था उदाहरण कि भाई चलो वहां पे बांध बन गया, ये हो गया सब कुछ, लेकिन जो आदिवासी उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है ना, क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो उनके इलाके थे वो जलमग्न हो गए।
तो यानी कि एक का विकास दूसरे का विनाश भी हो सकता है। ये वर्तमान पीढ़ी में भी संभव है। तो हमें इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो विकास मान लो आसपास के लोगों के लिए ही कारगर नहीं है, उनके काम का नहीं है, तो उस विकास का भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है। जो आसपास लोग रह रहे हैं, जो उससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं, पहले तो उन लोगों के लिए वो जो विकास है वो काम का होना चाहिए, उनके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित उसको करना चाहिए। तो इसी धारणीय विकास से रिलेटेड दो कंसेप्ट हमारे और हैं। एक है नवीकरणीय और एक है गैर नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। और गैर नवीकरणीय ये कौन से हैं? जैसे जल संसाधन। अगर हम जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के सही तरीके अपनाएं तो भूमिगत जल को दोबारा से ऊपर लेके आया जा सकता है। और गैर नवीकरणीय कौन से हैं? जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, जैसे कि कोयला। तो हम कोयले को नहीं बना सकते, वो प्रकृति के द्वारा ही हमें दिया गया है। इसी में एक हमारा कंसेप्ट था, ये जो भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के बारे में बताया गया था। एक डेफिनेशन इसकी ओर दी जाती है कि ये जो हमने संसाधन लिए हैं, या ये जो पृथ्वी है, ये हमने अपने पूर्वजों से नहीं ली। पूर्वजों से नहीं ली, बल्कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, हमने उनसे उधार ली है। क्या ली है? उधार ली है। और जो चीज उधार की होती है उसका क्या काम होता है? उसको तो हमें ज्यादा संभाल के रखना चाहिए। अगर तो हमारे पूर्वजों की होती फिर तो क्या होता, चलो हमारे बाप दादाओं की जैसे मर्जी इसका प्रयोग करें। लेकिन ये तो हमने क्या है, अपने बच्चों से उधार ली है। तो उधार ली है तो इसका मतलब हमें इसकी ज्यादा संभाल करनी चाहिए, ज्यादा देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें आने वाली पीढ़ियों को देनी है। तो सही तरीके से देंगे तभी तो वो भी ये सोचेंगे चलो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसको सहेज के रखा है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा हो जाता है। तो धारणीय विकास क्या है कि यह ऐसा विकास है जो लंबे समय तक जारी रख सकता है। ये जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधनों की कमी नहीं करता। ये वायु प्रदूषण, ये मतलब पर्यावरण प्रदूषण नहीं बढ़ाता। तो इस प्रकार से इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो ये इससे संबंधित आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से करवाऊंगा। धन्यवाद। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, धारणीयता का विषय क्या है? यह विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अब धारणीयता, तो धारणीय जो विकास है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर अब दिया जा रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग क्वेश्चन हर साल आता रहता है किसी ना किसी सेट में। तो यह विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है अथवा धारणीय या सतत विकास का अर्थ तथा महत्व बताओ, अर्थात अथवा धारणीय विकास की परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो अब इसमें मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से आपको लिख के दिया है कि ये तीनों क्वेश्चन आपके एड्रेस हो जाएं। तो उत्तर इसमें पहले हम बताएंगे कि धारणीय विकास है क्या। तो धारणीय विकास से अभिप्राय उस विकास से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए संसाधन कम नहीं करता। अर्थात धारणीय विकास पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास है। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहला है, धारणीय विकास में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि होनी चाहिए। सिर्फ आर्थिक नहीं, वास्तविक। आर्थिक क्या होती है? आर्थिक होता है सिर्फ पैसा, लेकिन वो पैसा क्या खरीद पाता है वास्तव में, उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक आय। अब जैसे कीमत बढ़ जाती है
तो उससे जो हमारे पैसे का जो वस्तु के रूप में मूल्य है वो कम हो जाता है। मान लो कोई वस्तु की कीमत है 10 रुपये किलो, हमारे पास 100 रुपये हैं, तो हम कितने किलो खरीद सकते हैं? 10 किलो, ठीक है। लेकिन अगर उस वस्तु की कीमत बढ़कर 20 रुपये हो जाती है तो अब हम कितना खरीद पाएंगे? सिर्फ 5 किलो। पैसे तो हमारे पास 100 ही हैं, लेकिन उनका जो मौद्रिक मूल्य है वो तो उतना ही है 100, लेकिन उनका जो वास्तविक मूल्य है वो कम हो चुका है। वो 10 की बजाय अब कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। तो धारणीय जो विकास है उसमें प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक आय में वृद्धि होनी चाहिए। औद्योगिकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, लोहा, कच्चा तेल आदि का बहुत अधिक प्रयोग हो चुका है, जिससे सभी देशों की वृद्धि खतरे में पड़ सकती है। अब ये जो प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि है ये तभी तो जारी रह सकती है जब हमारे पास संसाधन होंगे। अगर ये संसाधन खत्म हो जाएं या पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण ये नष्ट हो जाएं तो हमारी जो दीर्घकालीन वृद्धि है वो जारी नहीं रह पाएगी। दूसरा, धारणीय विकास पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। इसके कारण पर्यावरण प्रदूषण नहीं बढ़ता तथा संतुलन स्थापित रहता है। अब हमने देखा कि आजकल भूमंडलीय तापीकरण बढ़ रहा है, यानी कि मौसम में जो गर्मी है वो बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा? पूरी पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो बिगड़ जाएगा। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो जो हमारे जो ध्रुव हैं और जो हमारे हिमखंड हैं वो पिघलने लगेंगे। उन हिमखंडों से जो पानी है वो समुद्र में पहुंचेगा और उस समुद्र का जो पानी का जो तल है वो बढ़ जाएगा, स्तर बढ़ जाएगा, जिससे कि जो आसपास के कम ऊंचाई वाले स्थान हैं वो समुद्र में डूब जाएंगे। तो इस प्रकार पूरी जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण अब जो मौसम है उसमें भी बदलाव आ रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और कभी बहुत कम वर्षा होती है। कभी बिना मौसम के ही ओले पड़ जाते हैं या बिना मौसम के ही तूफान आ जाते हैं। तो इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ा हुआ है। वो क्यों बिगड़ा? क्योंकि औद्योगिकरण के कारण CO2 गैस के उत्सर्जन के कारण जो भूमि का जो तापमान है वो बढ़ने लगा है। तीसरा, धारणीय विकास द्वारा ही प्राकृतिक आपदाओं तथा मौसम की अनियमितता को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे भूमंडलीय ताप पूरे संसार के अस्तित्व के लिए एक खतरा है। तो धारणीय विकास होगा तो ये प्राकृतिक विपदाएं जो हैं वो इतनी मनुष्य को प्रभावित नहीं करेंगी। उसके बाद चौथा पॉइंट है, धारणीय विकास में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विकास से मनुष्य, पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी प्रभावित न हो। अगर मान लो मनुष्य के विकास के कारण जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए स्थान ही न बचे, ठीक है ना। कई बार देखा जाता है जैसे जो हाथी हैं वो जंगल से निकलकर खेतों में आ जाते हैं। इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो खेत नहीं थे पहले, वहाँ पर क्या थे? जंगल थे। तो हमने जानवरों के घरों को खेतों में बदल दिया, ठीक है। जानवर तो अपने ही घर में आते हैं, लेकिन अब वहाँ पर क्या बन चुके हैं? खेत बन चुके हैं। तो जो धारणीय विकास है वो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देता। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, धारणीय विकास इस बात पर भी बल देता है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के लिए भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों की कमी न हो। क्योंकि डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो पृथ्वी है ये हमने अपने पूर्वजों से नहीं ली, बल्कि हमने अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनसे उधार ली है। तो उधार वाली चीज़ को तो ज़्यादा संभाल के रखना है। और छठा हमारा पॉइंट है, यह एक बहुआयामी धारणा है जिसको साकार करने के लिए वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक तथा राजनीतिक विशेषज्ञ मिलकर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि क्या नई विधियां हैं जिससे हम धारणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्री नीतियां बनाने में जो राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ हैं उनको उनकी सहायता करते हैं। और दार्शनिक एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें जो लोग हैं वो खुद धारणीय विकास को समझें और उसके महत्व को समझें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पर्यावरण गिरावट के कारणों की व्याख्या कीजिए, अथवा भारत में पर्यावरण अवक्रमण या निम्नीकरण के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये इस बार के पेपर 2020 में आपके बोर्ड में आया हुआ है, 6 नंबर का क्वेश्चन। तो भारत में पर्यावरण अवक्रमण या गिरावट, या हम कह सकते हैं इसको पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या कारण है। पहला, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि। इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग हो रहा है। जब हमारी जनसंख्या अधिक होगी तो सीधी सी बात है कि हमें ज़्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ेगी अपनी जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दूसरा, बढ़ता शहरीकरण। इसने आवास, सड़कों तथा अन्य सुविधाओं के लिए वनों के अत्यधिक कटाव को बढ़ावा दिया है। अब जब शहरों को बचाया जाता है, ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर पहुँचती है, तो उनके लिए घरों की आवश्यकता पड़ती है, उनके रहने के लिए घरों की आवश्यकता पड़ती है, जगह की आवश्यकता पड़ती है, सुख सुविधाओं के लिए जैसे कि सड़कों के लिए, जैसे कि पार्कों के लिए, जैसे कि वहाँ पर जो कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, औद्योगिकरण। उद्योगों से निकलने वाले धुएं तथा कचरे ने पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित किया है। तो हम देखते हैं शहरों में बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं और उनसे सारा दिन धुआं निकलता रहता है। चौथा, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग। गांव के बच्चे इसको समझ सकते हैं आसानी से कि किस प्रकार से कृषि पर बहुत ज़्यादा उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने के लिए क्या कर रहे हैं किसान, ज़्यादा से ज़्यादा जो कीटनाशक हैं और उर्वरक हैं, खाद है, उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि जो भूमि है, ठीक है, मिट्टी है, वो प्रदूषित हो रही है। गरीबी। तो गरीबी के चलते लोग क्या करते हैं, अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे वो प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो लकड़ी का प्रयोग करते हैं ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो अपने आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उनको वो काट कर अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। तो इससे भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। छठा पॉइंट, यातायात के साधनों में अत्यधिक वृद्धि। जो दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण होता है और उसके लिए आसपास के इलाके भी कई बार ठहरा दिए जाते हैं जिम्मेवार, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा यातायात के संसाधन हैं, तो उसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ऐसे ही और जगह पर भी जहाँ पर संसाधन यातायात के ज़्यादा हैं वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है। सातवां, पॉलीथीन का बढ़ता प्रयोग। तो ये एक सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है, क्योंकि जो पॉलीथीन है वो वर्षों तक नष्ट नहीं होता, वो ऐसे कैसे पड़ा रहता है कम से कम 300-400 साल। आठवां, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई। कृषि के लिए, आवास के लिए, घर बनाने के लिए, यातायात के लिए, सड़कें बनाने के लिए, उद्योगों के विकास के कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसे कहते हैं, इसे कैसे मापा जा सकता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। यानी पहले हमें बताना है कि धारणीय विकास क्या है, इसे माप कैसे सकते हैं और उसका उदाहरण क्या है। तो उत्तर है, धारणीय विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा किया जाए ताकि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक साधन कम न हो। यहाँ पे क्या आएगा, न हो, यानी भावी पीढ़ी के लिए वो संसाधन कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अर्थात धारणीय विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास है। तो इस जो धारणीय विकास को दो तरीके से हम माप सकते हैं। पहला, हरित राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अभी तक जो हमने राष्ट्रीय आय की थी वो क्या की थी कि एक साल में एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता था उसको हम राष्ट्रीय आय कहते थे। लेकिन उस राष्ट्रीय आय में इस चीज़ की गणना नहीं की जाती थी कि इस आय को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कितना विनाश किया गया है, कितना प्रयोग किया गया है। लेकिन हरित राष्ट्रीय आय में हम जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग होता है उसको हम उसकी गणना करते हैं और उसको इसमें से निकाल देते हैं। फिर जो हमारे पास आय बचती है वो क्या है, हरित राष्ट्रीय आय।
तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना में पर्यावरण प्रदूषण तथा प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति हेतु आय लागतों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाता है। यानी जो हमने आय प्राप्त की उसके लिए हमें कितना प्रकृति का नुकसान करना पड़ा। अब ऐसे संसाधन हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, ठीक है, तो और जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है उनकी पुनः पूर्ति करने के लिए कितनी लागत आएगी, तो ये सारा उसमें से निकाल दिया जाता है। जैसे तो इसमें वृद्धि का अर्थ है कम प्राकृतिक संसाधनों का विनाश, यानी कि जिस वृद्धि में प्राकृतिक संसाधनों का कम विनाश होता है वो क्या है, हरित राष्ट्रीय आय। उदाहरण के लिए भूमिगत जो जल है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन यदि हम इसका वर्षा के द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जल्द समाप्त हो जाएगा। अब इसकी पुनः पूर्ति करने के लिए कितनी लागत आएगी उसको हम राष्ट्रीय आय में से निकाल देते हैं। दूसरा, विशुद्ध बचतों में वृद्धि। तो विशुद्ध बचतों में वृद्धि क्या है, विशुद्ध बचतें मनुष्य द्वारा की गई बचत में से प्राकृतिक पूंजी की घिसावट निकालकर ज्ञात की जाती है। अब जो हमने कंज्यूम नहीं की, जिसका हमने उपभोग नहीं किया, जिसका प्रयोग हमने नहीं किया, वो हमारे पास क्या है, वो बचत है। तो उस बचत को हम सही बचत नहीं मान सकते जब तक कि उसमें से हम प्राकृतिक पूंजी की घिसावट, यानी कि जो उस बचत को प्राप्त करने के लिए पहले हमने आय के लिए, अब बचत को प्राप्त करने के लिए जो हमने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया है वो उसमें से हम निकाल देते हैं। तो इसमें भी बचतों में वृद्धि अगर होती है, यानी कि हमारी प्रकृति का कम विनाश होता है, तो इसके द्वारा भी हम धारणीय विकास को माप सकते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधनों का कुशल प्रयोग हमें करना चाहिए। तो इसमें वृद्धि के लिए हमें जो हमारे अनवीकरणीय कौन से संसाधन हैं, जो दोबारा से जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, जैसे कोयला इसकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, तो ये क्या है, अनवीकरणीय। तो उनका हमें क्या करना चाहिए, कुशल प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण, अधिकतर खनिज पदार्थ जैसे कोयला, कच्चा तेल अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय संसाधन हैं। इनका अति उपयोग इनको समाप्त कर देगा, जिससे कि भविष्य के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो जब इनको हम दोबारा बना ही नहीं सकते, तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हम इनका कुशल प्रयोग करें, कम से कम दुरुपयोग करें। तो इस प्रकार हम इन दो तरीकों से धारणीय विकास को माप सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपके धारणीय विकास से संबंधित सभी प्रश्न कंप्लीट हैं। इससे संबंधित जो PDF है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जैसे आपको दिया गया है या इस PDF में करवाया गया है वैसे ही आप अपनी कॉपी में लिखकर उसको याद कर लें। धन्यवाद।